नमस्कार। मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से अपने एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और अपने क्लास 12 की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का पहला चैप्टर ईंट, मन के और अस्थियां के 5वें भाग को आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अपने आप में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की शासन व्यवस्था को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे कि इस सभ्यता का अंत आखिर किस प्रकार से हुई, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण रीजन रहे जिसके चलते यह सभ्यता धीरे धीरे अंत की ओर चला गया। तो आज इन्हीं दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं दो महत्वपूर्ण पहलुओं को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीधे अब स्क्रीन पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आपको समझाने और बतलाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अब स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि ईंट, मनके और अस्थियां, इसके 5वें भाग को आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग अथॉरिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी कंसेप्ट को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी जो महत्वपूर्ण अथॉरिटी थी वो कार्य कर रही थी, यहाँ का शासन व्यवस्था आखिर किस प्रकार से संचालित हो रहा था। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसको हम लोग समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे कि सत्ता का कोई यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। किसी भी प्रकार का सत्ता यहाँ पे था, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की खुदाइयां की हैं और इस खुदाई में अभी तक हम लोगों को ना कोई बड़ा राजमहल का प्रमाण दिखाई दिया है, ना किसी प्रकार के सिंहासन का प्रमाण दिखाई दिया है, ना ही राजा की कोई मूर्ति या कोई दृश्य हम लोगों को मिल पाया है ना। तो इस तरह की समस्या हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कमियां हैं, ये हम लोग अभी तक ढूंढने में या तो नाकामयाब रहे हैं या शायद इसकी उपस्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं रही हो। और इससे क्या संकेत मिल रहा है? तो इससे हम लोगों को यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि हड़प्पा की सत्ता शायद राजतंत्र आधारित ना होकर सामूहिक या प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित थी। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का राजतंत्रात्मक शासन शायद ना रहा हो और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का शासन व्यवस्था शायद चल रहा था, है ना। इसी कारण से ना कोई राजमहल के कोई यानी कोई बड़ा भवन या इमारत का प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला है और ना ही कोई सिंहासन वगैरह का कोई ऐसा कोई प्रमाण मिल पाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या इससे पता चल रहा है, जो हम लोगों के पास उपस्थित पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों से हम लोगों को आखिर क्या पता चल रहा है, ये जानने और समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला, संगठित नगरीय योजना से सत्ता की झलक मिल रही है। यानी ये तो पता चल रहा है कि इतनी अच्छी नगर योजना बिना किसी अथॉरिटी के संभव नहीं रहा होगा। कोई न कोई अथॉरिटी थी, लेकिन उस अथॉरिटी के बारे में बहुत अधिक जानकारी अभी तक हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन इतने बढ़िया व्यवस्था से अगर नगर नियोजन यहाँ पे था, नियोजित शहर थे, और सिर्फ एक जगह नहीं, जितना दूर तक सिंधु घाटी सभ्यता पाया गया उसमें एक रूपता का दिखलाई देना यह प्रमाणित करता है कि हो न हो कोई न कोई अथॉरिटी वहां पर जरूर रही होगी।
दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि शहरों की सुव्यवस्थित योजना, जल निकासी की व्यवस्था, ईंटों की समानता, ये सब केंद्रीय सत्ता या प्रशासनिक नियंत्रण की ओर संकेत देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इतना एकरूपता तो संभव ही नहीं है। अगर जब तक कोई मजबूत केंद्रीय शासन या प्रशासन ना रहे तो शायद इतना मजबूती के साथ कोई भी सत्ता या कोई भी राज्य, कोई भी देश कार्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा नगरों का विभाजन का भी हम लोगों को स्पष्ट प्रमाण मिला है। मैंने नगर नियोजन में आप लोगों को बतलाया था कि किस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, जो महत्वपूर्ण नगर थे, वह दो भागों में विभाजित था, ऊपरी भाग और निचला भाग। और ये कहीं न कहीं प्रशासनिक विभाजन को ही दर्शाता है। क्या कह रहे हैं? नगरों का विभाजन, ऊपरी नगर जिसको सिटडल कहा जाता था और निचला नगर प्रशासनिक विभाजन, सामाजिक या प्रशासनिक विभाजन को दर्शाता है। तो किसी न किसी प्रकार का विभाजन था और बहुत अधिक संभावना है कि जो ऊपरी शहर था जिसको सिटडल या गढ़ कहा गया है, वहां पे हो सकता है कि प्रशासनिक अथॉरिटी ही रहते हों और जो निचला शहर हो वहां पे आम जन रहते होंगे। सत्ता का स्वरूप किस तरह रहा होगा, ये अपने आप में बहुत ही संशय वाला प्रश्न है, क्योंकि अभी तक कोई एविडेंस तो डायरेक्ट हम लोगों के हाथ में है नहीं। लेकिन जो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है उस पे यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि संभवतः कोई पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग सत्ता में था। हालांकि एक इमेज हम लोगों को ये वाली प्रतिमा मिली है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुछ लोग इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का राजा मानते हैं और कुछ लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पुरोहित का मूर्ति मानते हैं, जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता पर अपना सत्ता या अपना प्रशासन चला रहा था। कुछ विद्वान मानते हैं कि सत्ता नगर प्रशासनिक समिति, म्युनिसिपल काउंसिल के हाथों में रही होगी। हर शहर का अपना म्युनिसिपल काउंसिल रहा होगा और उसके माध्यम से हर शहर का अपना शासन प्रशासन चलता होगा। और हो सकता है कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता हैं उनमें एकरूपता होने का एक बड़ा कारण कि ये जो म्युनिसिपल काउंसिल था ये आपस में अलग अलग बैठक इत्यादि करके एकरूपता का पालन अपने अपने शहरों में कराती होगी। यानी एक यूनियन के रूप में बहुत संभावना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक यूनियन के रूप में रह रहे होंगे और वहां का प्रशासन एक यूनियन के रूप में कार्य कर रहा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो धार्मिक प्रतीकों की उपस्थिति से भी यह संभव है कि सत्ता में धार्मिक प्रमुखों की भूमिका रही होगी। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक बृहत स्नानागार का प्रमाण मिला। इसके अलावा बहुत सारी देव मूर्तियां मिली हैं, चाहे वो देवी की हो या देवता का हो। तो कहीं न कहीं जहां पे एक प्रकार से कह सकते हो धर्म या धार्मिक प्रतीक वहां की समाज पर हावी है, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रशासन व्यवस्था की बागडोर हो वह वहां के धार्मिक प्रमुख के कंधों पर रही होगी। इसीलिए इसे पुजारी की मूर्ति की भी संज्ञा दी जाती है और शायद यही पुजारी या धार्मिक व्यक्ति था जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन को नियंत्रित कर रहा था। आगे वहां की मुद्रा और मुहरों में भी कुछ संकेत ढूंढे जा सकते हैं। मुद्रा और मुहरों में सत्ता के संकेत, क्या संकेत मिल रहे हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखते हैं, कह रहा है मुहरों पर अंकित प्रतीकों, पशु आकृतियों और लिपि से यह संकेत मिलता है कि सत्ता का नियंत्रण व्यापार और प्रशासन पर था। मुहर पर अंकित अलग अलग प्रकार के प्रतीक हम लोगों को मिले हैं, जैसे पशु आकृति मिले हैं, कुछ लिपि भी मिले हैं और ये स्पष्ट रूप से ये बतला रहा है कि व्यापार में कहीं न कहीं जो कंट्रोल था वो प्रशासन का रहा होगा। सत्ता का नियंत्रण वहां के व्यापार और
प्रशासन दोनों पर रहा होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एक रूपता संभव ही नहीं है ना। वहां पे अगर मुहरों की बात करें, उन पे जो भी लिपि मौजूद है, प्रतीक मौजूद है ना, एक समान प्रकार की लगभग पशु आकृतियां मौजूद हैं, जो ये बतलाते हैं कि व्यापार और प्रशासन पर वहां पर किसी न किसी प्रशासन, क्या कहते हो, सत्ता का नियंत्रण था। अगला क्या कह रहा है कि हर वस्तु और व्यापार पर नियंत्रण और प्रामाणिकता के लिए मुहरों का प्रयोग किया जाता रहा होगा या किया जाता था। अब मान लिया जाए कोई भी कार्य करना है तो वो मुहर के माध्यम से ही कोई आदेश जारी होता होगा, जो भी उस समय आदेश जारी किया जाता होगा, या जिसके पास कोई संबंधित विशेष प्रकार का मुहर रहा होगा, है ना। किसी के पास अगर कोई विशेष आकृति का मुहर होगा, उससे उस व्यक्ति का हो सकता है अथॉरिटी का पता चलता हो। आपके हैसियत के अनुसार हो सकता है आपको एक मुहर राज्य की तरफ से दिया जाता हो, कुछ भी हो सकता है। सारी चीजें तो संभावनाओं पर टिकी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन के बारे में पता करना बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, और यह पूरा का पूरा आप एक प्रकार से कह सकते हो अनुमान आधारित है। सामाजिक नियंत्रण की अगर बात करें, पूरे सभ्यता क्षेत्र में मानक ईंटें पाई गई हैं, जो मैंने शुरुआत में भी बताई। समान शैली की बस्ती है, यानी हर शहर दो भागों में लगभग बटा हुआ है, ऊपरी शहर और निचला शहर। इसके अलावा एक समान पैमाना है, बाट है वहां पे, है ना। पूरे सिंधु घाटी क्षेत्र में जो मेजरिंग का स्ट्रक्चर है वो लगभग एक समान है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक केंद्रीय सत्ता या साझा मानक प्रणाली के ये संकेत हो सकते हैं या हैं। लोगों में अनुशासन और सामाजिक नियंत्रण स्पष्ट रूप से दिखता है, जो सत्ता की स्थिरता को दर्शाता है। नहीं तो लोग मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से मुहर बनाएंगे, अपने हिसाब से ईंट बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पे कोई ना कोई शक्ति जरूर थी जो एक रूपता को मेंटेन कराए हुए थे, है ना। तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की सत्ता की बात हो गई। अब हम लोग अगले भाग में आ गए हैं। एक प्रकार से कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता या ईंट मनके और अस्थियां का जो यह टॉपिक है, इसके धीरे धीरे अब हम अंतिम चरण की ओर आ गए हैं, और अब हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ होगा। तो अगर अंत की बात करें तो क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हालांकि जो परिपक्व सभ्यता है, याद रखिएगा, जो परिपक्व अवस्था है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय बताते हैं। तो जो परिपक्व अवस्था है वो लगभग 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है ना। लगभग 2350 बीसी से 1750 बीसी तक ऐसा माना जाता है कि हो सकता है इस बीच सिंधु सभ्यता परिपक्व या मैच्योर अवस्था में रही हो। इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता रही, जैसे कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। इसका जो मेन पीरियड है, कुछ इतिहासकार ये डेट मांगते हैं, कुछ इतिहासकार इस डेट को मानते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग समय का निर्धारण करते हैं। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन ऐसा तो नहीं है कि एकाएक एक दिन में हो गया, कि कल तक सभ्यता थी और आज अचानक से समाप्त हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये चरणबद्ध तरीके से सभ्यता का जो अंत हुआ होगा वह चरणबद्ध तरीके से हुआ होगा। तो इसे कहा जाता है कि अंत होने में भी लगभग 500 से 600 साल का समय लगा। लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, है ना। लगभग 600 वर्ष, लगभग 600 वर्ष इसके पतन का समय है। यानी इस पीरियड में धीरे धीरे सभ्यता
क्षीण होती गई, कमजोर होती गई और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। और ये जो पीरियड है 1900 से लेकर के लगभग 1300 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं आपको 1750 बीसी भी मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, 1750 बीसी से लगभग 1200 बीसी तक इसका पतन का पीरियड था। कुछ इतिहासकार इस डेट को भी फॉलो करते हैं। तो डेट में ज्यादा हम लोगों को नहीं उलझना है, हम लोगों को अपना केवल कंसेप्ट क्लियर करना है। तो याद रखना है कि जब मैच्योर पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद पोस्ट पीरियड की शुरुआत होती है, यानी उत्तर हड़प्पाई काल। यानी अब हड़प्पा काल तो है लेकिन वह अपने अंतिम पड़ाव में है। इस काल को उत्तर हड़प्पा काल या लेट हड़प्पन फेज कहा जाता है, या पोस्ट हड़प्पन पीरियड भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अंत के अंतर्गत हम लोग करें तो किन कारणों से अब सभ्यता का अंत हुआ होगा, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चनिंग है। एक अच्छा खासा शहर इस तरह खंडहरों में आखिर क्यों तब्दील हो गया, किसे तब्दील हो गया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो न हो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, बाढ़ और नदियों का मार्ग बदल जाना, खासकर जो घग्गर और हकरा, जिसको सरस्वती नदी कहते हैं, सूख गई और इसके सूखने से कई महत्वपूर्ण नगर वीरान हो गए या तबाह हो गए। यहाँ के लोग इन शहरों को छोड़कर कहीं और धीरे धीरे शिफ्ट कर गए होंगे। तो जो नदियां हैं, जब उन्होंने अपने मार्ग को बदल लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि वो शहर निर्जन हो गए, वीरान हो गए। बार बार आने वाली बाढ़ों ने स्थायी निवास को असंभव बना दिया। कृषि संकट और सूखा की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून कमजोर हुआ, खेतों की उर्वरता घट गई, जिससे भोजन संकट उत्पन्न हुआ। अगला हम लोग अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो व्यापारिक गिरावट आई, यानी जो व्यापार वाणिज्य था जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता पूरा का पूरा टिका हुआ था, उसमें भी एक बड़ी गिरावट आई। क्या व्यापारिक गिरावट आई? मेसोपोटामिया और अन्य विदेशों से व्यापारिक संबंध टूट गए। इससे आर्थिक हानि और नगरों का महत्व कम हो गया। शहरी जीवन का पतन हुआ, नगर धीरे धीरे छोटे गांवों में बदल गए। संगठित शहरी संरचनाएं जैसे ईंटों की इमारतें, जल निकासी आदि लुप्त होने लगी। ये सब कुछ रीजन रहा जिसके कारण धीरे धीरे सभ्यता क्षीण हो गई, कमजोर होकर के समाप्त हो गई। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आधार था इनका व्यापार, और जब विदेशों के साथ इनका व्यापार वाणिज्य लगभग खत्म हो गया, संबंध टूट गया, तो शहरों का नुकसान हुआ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है व्यापार अगर खत्म होगा तो शहर का भी अंत होगा। शहर खत्म हुआ तो लोग धीरे धीरे शहरों से पलायन करके गांवों की ओर चले गए, और जो शहरी अर्थव्यवस्था थी धीरे धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई, और इस तरह से भी सभ्यताओं का जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह खत्म हो गई। इसके अलावा एक मत है जो एनसीईआरटी में भी पुष्ट किया गया है, बाहरी आक्रमण का मत। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं, बट याद रखिएगा कि कुछ विद्वानों का मत है कि आर्यों का आगमन ने हड़प्पा संस्कृति को कमजोर किया। हालांकि इसका ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी यह एक विवादास्पद तर्क है। यानी जो इतिहासकार हैं, बहुत सारे इतिहासकार इस पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि हो सकता है ये केवल तर्क है ना, इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसके रीजन भी हैं, आगे हम आपको बतलाएंगे। 2-3 रीजन हम ऐसे ही आपको बतला सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में कहीं स्पष्ट रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई वर्णन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
वहीं आंतरिक या सामाजिक विघटन का बात करें तो सामाजिक असंतुलन, असमानता और आंतरिक संघर्ष भी संभावित कारण हो सकते हैं। सभ्यता का देखिए यहाँ पे अंत हुआ, लेकिन यह पूर्ण रूप से एक प्रकार से कह सकते हो समाप्त नहीं हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत पूरी तरह से विनाश नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, यह पूरी तरह से विनाश नहीं था, बल्कि इसका रूपांतरण हुआ। क्योंकि व्यापार वाणिज्य खत्म हुए तो शहर का जरूर अंत हुआ। शहरी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई, लेकिन ये कह देना कि सभ्यता पूरी तरह से तबाह हो गया, विनष्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोगों ने आगे ग्रामीण संस्कृति के रूप में वहां की यादों को, वहां के जो तौर तरीके थे उनको कंटिन्यू रखा है। क्योंकि देखिए, उत्तर हड़प्पा काल में स्थानीय संस्कृति और तकनीक कुछ हद तक जारी रही। गांव का विकास, नई शैलियों के बर्तन और स्थानीय परंपराओं का पुनर्जागरण हुआ। फिर से स्थानीय सभ्यता पनपने लगी। अब आर्य आक्रमण के सिद्धांत को थोड़ा सा समझते हैं कि इसको क्यों आखिर बल मिला। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ, ये जो कहा जाता है कि आर्य आक्रमण के कारण हुआ, तो क्यों हुआ? यह विचार सबसे पहले जो दिया था वो सर मार्टिमर व्हीलर ने, है ना, कब 1940 के दशक में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आर्यों ने उत्तर पश्चिम से आकर हड़प्पा के नगरों पर आक्रमण किया, जिससे सभ्यता का अंत हुआ। आक्रमण के संभावित वो कुछ साक्ष्य भी बतलाते हैं। क्या साक्ष्य हैं? तो एक नरकंकालों की हम लोगों को उपस्थिति मोहनजोदड़ो में दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो का जो ऊपरी परत है, वहां पे हम लोगों को कुछ असामान्य ढंग से पड़े नरकंकाल मिले, जैसे गलियों में या इमारतों में। और ये बता रहा है कि हो सकता है वहां पे एक जानलेवा आक्रमण हुआ आर्यों के द्वारा, और वहां के लोगों का एक प्रकार से कह सकते हो कत्ले आम आर्य लोगों ने किया था। इन्हें कुछ विद्वानों ने हिंसक मृत्यु या कत्ले आम का प्रमाण के रूप में देखा। इसके अलावा रक्षात्मक दीवारें, कुछ नगरों में दुर्गनुमा संरचनाएं पाई गई हैं, जिन्हें बाहरी खतरे से सुरक्षा के रूप में देखा गया। नगरों का अचानक विनाश क्या बतलाता है? जैसा कि मैंने कहा कि नगरों का अचानक से विनाश हुआ। कुछ स्थानों पर जलने या नष्ट होने के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि नगर पर आक्रमण हुआ होगा या हुआ, है ना। लेकिन इसकी सिद्धांत की आलोचना भी इतिहासकार करते हैं। क्या कहते हैं? नरकंकालों की संख्या बहुत कम है, केवल 30-40 नरकंकाल मिले, इतने बड़े शहर के लिए नगण्य है। सिर्फ 30-40 नरकंकाल मिलने से ही हम डिसीजन नहीं बना सकते हैं कि इसके कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। बर्बादी के प्रमाण प्राकृतिक भी हो सकते हैं, है ना, जैसे बाढ़, आग या सामाजिक विघटन। वेदों में हड़प्पा का कोई स्पष्ट, जैसा मैंने कहा, वेदों में हड़प्पा का कोई स्पष्ट उल्लेख हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। अगर आर्यों और सिंधु सभ्यता के बीच कोई टकराव का वर्णन नहीं है, कहीं भी कोई टकराव का वर्णन डायरेक्टली हम लोगों को नहीं मिलता है। डीएनए के पुरातात्विक साक्ष्य, हालिया अनुसंधान इस सिद्धांत को भी कमजोर करते हैं, है ना। तो इस तरह से आर्य आक्रमण के भी जो सिद्धांत हैं वह पूरी तरह से सही नहीं है। तो यही आज का महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक था, ईट मनके और सभ्यता, ईट मनके और अस्थियां, जिसका भाग 5 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बेसिकली दो महत्वपूर्ण कह सकते हो पार्ट का अवलोकन किया, दो महत्वपूर्ण भाग का अवलोकन किया। एक में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार से रहा होगा, और दूसरा हमने इस सभ्यता के अंत को जानने का और समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद है यह टॉपिक भी आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि यह एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर यह वीडियो, आज का वीडियो भी पसंद आया तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, थैंक यू टू ऑल।